जय हिंद। कैसे हैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा आपके लिए एक प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया है कि आपके सभी एग्जाम में जिस तरह से एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं और आपको भली भांति भी पता है, तो उसी दुख को दूर करने के लिए हमने क्या किया है कि एनसीईआरटी का पूरा सीरीज शुरू किया है, जिसमें हमने साइंस से शुरू किया है और साइंस का क्लास 6 आपका शुरू हो चुका है। क्लास 6 का पहला और दूसरा चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। और उसके बाद आज ये का हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है। आप लोगों ने बहुत ही सराहना के साथ हमें कमेंट में बताया भी कि हाँ सर, ये अच्छा सीरीज है, हमें करना चाहिए और आपको कराना चाहिए। तो हमें ये प्रयास फिर से जारी रखे हैं और आपको ये हम सीरीज कराते रहेंगे। बस आपके सपोर्ट और प्यार का ज़रूरत है। इसी तरह से हमें कमेंट में लाइक्स करके बताते रहें कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो आइए देखते हैं, आज का चैप्टर है हमारा पदार्थों का पृथक्करण। आप पीडीएफ अगर चाहें तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर पूरी पीडीएफ हाईलाइट किया हुआ है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तीसरी बात कि आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठे, ताकि आप जो कुछ भी हाईलाइटेड पॉइंट देखें वो आप इसको नोट डाउन करते चले, ताकि आपका स्वयं का एनसीईआरटी का एक नोट्स तैयार होता चले। तो तैयार हैं आप सभी? आज का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण करने का मतलब ये है, हम क्लास को थोड़ा समझाते हुए ले चलेंगे, इसलिए पेशेंस के साथ देखा करेंगे। ऐसा नहीं क्यों ब्याह करके कि हमें तो कुछ सीखना नहीं है, सिखाना नहीं है, बस जो है उसको लपेटा मार के चलते बने, वो मैं नहीं करने वाला। आपको एक बेहतरीन ढंग से हम समझाते हुए आगे ले जाएंगे। तो ये देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो कुछ भी आप देखते हैं, चाहे यहाँ पर जैसे एग्जांपल के रूप में आपको चाय बनाते हुए दिखाया गया है कि चाय जो है आप बनाते हैं, उसके बाद चाय पत्ती को छन्नी के माध्यम से छानते हैं और सिर्फ जो लिक्विड होता है द्रव उसको आप पीते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम ही है पदार्थों का पृथक्करण करना। तो पदार्थों के पृथक्करण के क्रम में हम क्या जानेंगे। कहता है कि फसल कटाई के बाद अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। देखिए लाइन में ही लिखा हुआ कि मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। याद कीजिए, अगर आप बिहार के किसी पेपर को आप सोचेंगे तो कुछ इसी तरह से ही सेम सवाल घुमा करके, थोड़ा सा सवाल दूसरा था लेकिन उसका सेंस यहाँ से मिलता जुलता। 2213 पोस्ट का जब प्री का शायद एग्जाम हो रहा था बिहार में दरोगा का, तब आपने देखा होगा कि इडली से संबंधित एक सवाल पूछा था शायद सेकंड शिफ्ट में। तो उसी तरह से वो सवाल भी एनसीईआरटी से ही किसी सब्जेक्ट और किसी क्लास का था। तो आप यहाँ पर भी उसी तरह से ध्यान में लगा के चलेंगे कि आप जो यहाँ देख रहे हो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आपने क्या देखा कि मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। देखिए क्या शब्द यूज किया है, रेशों से बीज को पृथक करने, अलग करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। ओटते शब्द है, मतलब उसको अलग करना होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्रियाकलाप दिया गया है, लेकिन आपको क्रियाकलाप नहीं पढ़ना है। आप यहाँ देखिए, ये चित्र देख रहे होंगे आपने घर में बहुत बार मम्मी को, दादी को ये काम करते देखा होगा, नानी को काम करते देखा होगा कि ये मथनी होता है। मथनी में दूध पूरा गर्म करके डाल करके उसको मक्खन निकालने का प्रयास किया जाता है। तो किस क्रिया से? मंथन क्रिया से। अब आइए, अब यहाँ पर एक पहेली है। पहेली इस कैरेक्टर में, यानी एनसीईआरटी कैरेक्टर में, बुक में दो कैरेक्टर होते हैं, एक बूझो होता है, एक पहेली होता है। पहेली जो है एक लड़की होती है, बूझो जो है एक लड़का होता है आपके जैसा। ठीक है। तो कहता है परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। तो ये क्रियाकलाप है, आपको क्रियाकलाप करने नहीं है। जब क्रियाकलाप करना था तब तो आपने किया नहीं। आपको जो करना है वो यहाँ करना। क्या है? कहता है हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। तो कहता है चावल से पत्थर को पृथक करना। इसका उद्देश्य क्या है? तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं? तो हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। आपने चावल से पत्थर को अलग किया होगा घर में बनाते समय, खेत में चुनते समय।
तो चावल से पत्थर को अलग करने के लिए तो जो उपयोगी वस्तु होता है चावल, उसको रख लेते हैं, पत्थर को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, तो ये क्या है, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धि को दूर करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिए, देखिए चाय की पत्ती का पृथक करना, चाय की पत्ती को पृथक करने के अंतर्गत उद्देश्य हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धि को दूर करना। लेकिन देखिए पृथक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम दोनों अवयव का उपयोग करते हैं, यानी कि चाय का जो दाना होता है उसका हम आप चाय बना करके चाय पत्ती के रूप में यूज करते हैं, लेकिन उसका जो पत्ती होता है वो उसको हम खेत में पुनः यूज करते हैं खरपतवार के रूप में, यानी कि अपशिष्ट खाद के रूप में। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि चाय की पत्ती को पृथक करने के बाद चाय और पत्ती दोनों का हम उपयोग करते हैं। आइए देखिए, कहता है कि पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों को तीन अवस्था जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक कैसे करते हैं जिसके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। यहाँ पर यानी कि आपसे सवाल किया गया है, ठीक है, कि कैसे करते हैं। तो कहता है पृथक्करण की विधियाँ। कहता है अब हम पृथक्करण के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाएंगे। तो सबसे पहला है हस्तचयन। सबसे पहला क्या है, हस्तचयन। हस्तचयन का मतलब ये हो गया कि जिसको हम हाथ से चयन कर सकते, किससे, हाथ से चयन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे हाथ से चयन करेंगे। तो कहता है कि हस्तचयन की वह विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ये हस्तचयन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे बहुत सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट आएंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने क्या समझा कि हस्तचयन क्या है, तो गेहूं, चावल, दाल, ये सभी जो मिट्टी, पत्थर, ये सभी के कण जो होता है इसको अलग करना हम हस्तचयन करते हैं, है ना। अब आइए आगे और कुछ पता करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये चचा बैठे हुए हैं और अनाज से पत्थर के टुकड़ा को अलग कर रहे हैं, आप भी बहुत बार किए होंगे। दूसरा जो हमारा पृथक्करण की विधि है वह है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग विधि क्या होता है कि आपने कभी खेत खलिहान गेहूं या चावल की सूखी डंडी को क्या होता है, गट्ठर देखे होंगे, मतलब जिसको बोझा कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, है ना। बोझा को पहले सुखाया जाता है, फिर उसको अलग किया जाता है। इन प्रक्रिया में आप देखेंगे कि थ्रेसिंग क्या होता है। तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। थ्रेसिंग विधि क्या है, ये इसको अभी आपको, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। थ्रेसिंग विधि, है ना, आप धान गेहूं को लाते होंगे बोझा बांध करके, उसके बाद एक समय के बाद एक थ्रेसर लगाया जाता है, झरनी बोलते हैं हम लोग, वो लगाते हैं और पीटर या मोटर से उसको घुमाते हैं, उसके ऊपर वो धान का बाल रखते हैं, तो वो क्या होता है, धान बाहर हो जाता है और वो हाथ में खरपतवार जो होता है, पुआल, वो हमारे हाथ में रह जाता है, यानी कि अनाज और डंडी जो है दो अलग अलग हो जाता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग विधि कहते हैं। तीसरा है निष्पावन। यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल बनता है। तो कह रहा है कि सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए कि आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं। क्या दोनों अवयवों के कणों के अमाप, यानी कि मतलब कण जो है उसकी साइज वगैरह समान है। क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप बालू और लकड़ी के बुरादे, सूखी पत्ती, ये सभी को एक जगह मिक्स कर देंगे तो क्या उसको आप हाथ से चून सकते हैं, हस्त प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए एक किया गया है कि किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाता है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अथवा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। मतलब निष्पावन विधि वो है जिसमें मिश्रण के अवयव को अलग किया जाता है। कैसे अलग किया जाता है,
तो हवा के झोंकों के माध्यम से उसको अलग किया जाता है, जिसमें भारी कण जो होता है वो पास में बढ़ जाता है और हल्का कण जो होता है दूर तक चला जाता है। आपने ये प्रक्रिया भी सॉरी आपने भी ये प्रक्रिया बहुत बार देखा होगा। अगर आप गांव से हैं तो धान के भूसी को अलग करने के लिए हम लोगों ने भी बहुत बार किया है, घर में हमारे घर में भी बहुत बार होता है और हम लोगों ने किया भी है। तो इसमें क्या है, आप ये देख सकते हैं, एक मौसी है, ये मौसी मतलब चाची, ये मौसी टेबल पे चढ़ गई हैं, उनकी हाइट कम है तो, और हवा के झोंकों को प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ऊपर सूप में धान लिए, धान को नीचे गिरा रहे, भूसा आगे की ओर जा रहा है, तो ये क्या है, निष्पावन विधि है। फिर कहता है चालन विधि। याद कीजिए, घर में अगर आप खाना बनाते हैं, घर में खाना बनाते हुए मम्मी को, दीदी को, किसी को देखे होंगे या आप खुद खाना बनाते होंगे, तब आपने देखा होगा कि जो आटा होता है, आटा को हम एक चालनी में छालते हैं और ये चालनी में क्या होता है, पतले कण नीचे गिर जाते हैं और मोटे कण ऊपर चालनी में रह जाते हैं। तो चालनी क्या है, तो ये चालन विधि का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखिए क्या कहता है कि चालन द्वारा पत्थर, डंडियों या भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। यानी चालन विधि कब होता है, जब निष्पावन और थ्रेसिंग, पहले थ्रेसिंग विधि उसके बाद निष्पावन विधि, इनके बाद जो कुछ बच गया उसको हम चालन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। पहले हमने क्या किया, थ्रेसिंग किया, यानी कि अनाज को थ्रेसिंग करके घर में लाया, घर में लाने के बाद उसको और भी जो छोटे छोटे बच गए उसको हमने निष्पावन विधि द्वारा अलग किया, निष्पावन विधि द्वारा के और भी छोटे जो महीन महीन कण बच गए उसको हमने चालन विधि से अलग कर लिया। ये देखिए यहाँ पर ये भी क्रिया आपने बहुत बार देखा होगा, घर में अगर कभी किसी का घर या मकान बनता है तब आपने देखा होगा कि चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थर को रेत से पृथक किया जाता है। अब कहता है कि चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनका मापों में अंतर हो को पृथक करने के लिए किया जाता है। ये आपका डेफिनेशन हो गया कि चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव यानी कि वस्तु या पदार्थ जिसके आमाप यानी साइज में अंतर हो को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो यह एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सभी जगह चालन के उपयोग में मिश्रण का प्रयोग किया गया। मिश्रण और यौगिक दो अलग अलग होते हैं। मिश्रण वो होता है जो कि एक निश्चित अनुपात या अनिश्चित अनुपात में हो, यौगिक जो है अलग अलग होता है इस तरह से। तो मिश्रण में निश्चित जब रहेगा तब उसको अलग अलग माप के, जब साइज के होगा तब उसको अलग करने के लिए हम चालन विधि का प्रयोग करते हैं। अब आता है अपसादन, निस्तारण तथा निस्यन। ये क्या है, तो कहते हैं कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन अथवा हस्त चयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दाल को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं, इसके बारे में। तो कह रहा है कि प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल। क्यों, क्या आपने देखा है क्या, मतलब ये कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, चावल या दाल आप बनाते होंगे तब आप उसको धुलते हैं, धुलने के क्रम में आप क्या देखते हैं कि जो कुछ भी चावल में या दाल में लगे हुए कण होते हैं, धूल कण, जिसको आप हाथ से भी नहीं निकाल सकते, उसको हम क्या करते हैं, धोने का काम करते हैं। तो कहता है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादन क्या है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव को नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। बात समझ रहे हैं। अवसादन और निस्तारण क्या है कि जब कभी हम मिश्रण को जल में मिलाते हैं, मिलाने के क्रम में जो भारित पदार्थ या अवयव होता है वो नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ जाने की क्रिया ही अवसादन कहलाता है। जबकि जो अवसादित मिश्रण है उसको बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया निस्तारण कहता है। बिना हिला यानी कि जो नीचे बैठ गया है, अवसादन विधि, ये देख सकते हैं, ये अवसादन हो गया।
बाकी जो इसके ऊपर हो गया वो आपका ऊपर में आ जाएगा। तो यह है चालन और निष्पादन, अवसादन और निस्तारण विधि। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। जो आपस में नहीं मिलता है उन सभी द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए अवसादन या निस्तारण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे तेल तथा जल को उनके मिश्रण में इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इसी विधि का मतलब अवसादन और निस्तारण विधि। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि किसी तेल और जल के मिश्रण को हम किस विधि द्वारा अलग करेंगे, तो निस्तारण और अवसादन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, तो अवसादन और निस्तारण विधि के द्वारा तेल और जल के पृथक को अलग कर सकते हैं। तो क्या होता है, यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो वे ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। यानी एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये आपका गिलास हो गया। आपने जल और तेल यानी कि कोई दाल या चावल को धोए तो चावल जो नीचे बैठ गया इसको हम अवसादन विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का, अवसादन विधि। और जो हल्के कण ऊपर की ओर रह गया इसको हम कैसे निकालेंगे, तो निस्तारण विधि द्वारा। यानी कि हल्के कणों को निकालने के लिए निस्तारण विधि और भारी कणों को निकालने के लिए अवसादन विधि का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे। कहता है आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं। अक्सर आप चालनी का प्रयोग करते हैं, मतलब जो चाय बनाते हैं वो। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की ये सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है। इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। मतलब ये है कि जो हम चाय छन्नी छानते हैं वो क्या होता है, तो निस्यंदन विधि, फिल्टर विधि द्वारा होता है। तो कहता है कि अब सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है। तो अब आपको ये सोचना है। तो यहाँ से आपको सोचना नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि चाय को अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, निस्यंदन विधि का प्रयोग करेंगे। अब तक हमने अवसादन पढ़ा, निस्तारण पढ़ा और निस्यंदन पढ़ा। अवसादन वो था जब भारी पदार्थ नीचे बैठ जाए तो भारी पदार्थ को बाहर निकालना अवसादन। भारी पदार्थ में लगे कुछ अपशिष्ट पदार्थ, हल्के पदार्थ जो ऊपर तैरता हो उसको हम निस्तारण। लेकिन चाय की पत्ती से छानने के लिए हम निस्यंदन विधि का प्रयोग करेंगे। चावल दाल को धोने के लिए अवसादन और निस्तारण, लेकिन चाय को छानने के लिए निस्यंदन यानी कि फिल्टर विधि का प्रयोग करेंगे। बात समझ गए। अब यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप आपको करने हैं नहीं। अब आइए, कहता है मतलब ऊपर में कुछ अशुद्धियों वगैरह का यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने मन ही मन पढ़ा, ठीक है, आपको बोला नहीं। यहाँ पर जो है ना तालाब और नदी की एक जल की बात कर रही है, उसको थोड़ी मिट्टी मिला दिया गया है, गिलास लिया गया, उसमें तालाब या नदी का पंकिल जल, पंकिल मतलब गंदा जल लिया गया, उसको एक गिलास में लिया गया, गिलास में लेकर के उसको थोड़ा देर हिलाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दिया गया। छोड़ देने के क्रम के बाद क्या होता है कि उसको छाना जाता है निस्यंदन विधि द्वारा। देखिए यहाँ पर लिखा है निस्यंदन कीजिए। निस्यंदन करने का प्रयास किया गया और कपड़े के टुकड़े से बुने धागों के बीच से उसको निकालने का प्रयास किया गया। तब देखा गया कि यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं। मतलब तालाब या गंदे पानी को अलग करने के लिए हम निस्यंदन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, फिल्टर विधि का प्रयोग करना है। फिल्टर या निस्यंदन विधि का प्रयोग करना है। निस्यंदन विधि में हम किस पत्र का प्रयोग करेंगे, तो फिल्टर पत्र का प्रयोग करेंगे।
जैसे ये देख सकते हैं, आपने अगर परख नली की बात पढ़ी होगी, है ना, फिल्टर पेपर की अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फिल्टर पेपर ही है। फिल्टर पेपर जो है इसको मोड़ करके एक क्यूबल, जो क्यूब है इसमें डाला जाता है, इसके ऊपर पतले लिक्विड का फॉर्म डाला जाता है, तो उस लिक्विड में जो कुछ भी अपशिष्ट होता है वो ऊपर फिल्टर पेपर से छन जाता है और लिक्विड नीचे चला जाता है। इसका प्रयोग हमने बहुत बार किया है। जब हमारी जो ट्रेनिंग चल रहा था ड्यूटी का, उस ट्रेनिंग में हमने लैब में इसका बहुत प्रयोग किया है। जब पाउडर जो होते हैं गन पाउडर, उन सभी को पृथक करने के लिए हमने इसका बहुत बार प्रयोग किया है। ये फिल्टर पेपर होता है। अच्छा, आपसे एक सवाल है, फिल्टर पेपर जो होता है किसका बना होता है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा। तो ये जो फिल्टर पेपर होता है ना, जैसे ये देखिए मोड़ने का, एक पहले एक फोल्डर, ये दो फोल्डर, फिर इसके बाद इसको क्यूब रूप में बनाते थे और क्यूब रूप में बना करके इस कीप में डालते थे। उसके बाद उसके ऊपर से वो लिक्विड डालते थे, तो नीचे हमें बीकर में वो लिक्विड जो स्पष्ट होता था वो मिल जाता था, और काले काले जो पाउडर, गन पाउडर का जो ब्लैक वाला होता था वो ऊपर में फिल्टर पेपर में रह जाता था। तो किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम? निस्यंदन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। और निस्यंदन विधि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो फिल्टर पत्र का प्रयोग करते हैं। अब कहता है कि साधारणतया फल तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। अब ये तो आपको बिल्कुल हो जाना चाहिए याद कि पनीर को बनाने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? तो निस्यंदन विधि का। जैसा कि हमने दूसरे क्लास में आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, एग्जाम में पूछा हुआ कि इडली बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, जो बिहार दरोगा 2213 में पूछा हुआ सवाल है। तो अब यहाँ से देखिए एक सवाल आया कि पनीर बनाने के लिए घर में हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। कहता है कि आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। नींबू का रस मिलाया जाता है, इससे पनीर के ठोस कण तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। बात समझ गए? पूरी तरह सब समझ गए होंगे पनीर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग? निस्यंदन विधि का प्रयोग। अब अगला क्रियाकलाप है बाष्पन। बाष्पन विधि में हम क्या करेंगे? तो आइए बाष्पन विधि को जानते हैं। तो बाष्पन विधि आप यहाँ देख रहे हैं, नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म कर रहा है, और गर्म करने के बाद देखा ये गया कि जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं। किसी भी जल को उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाष्पन कहा जाता है। जहाँ पर जल होता है, बाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आप तालाब देख लीजिए, झील देख लीजिए, वहाँ पर हमेशा जब सूर्य का गर्मी के समय में ज़्यादा जब ताप होता है तो बाष्पन विधि होता रहता है, और यही बाष्पन विधि आगे चल कर के ऊपर में हमारा बादल बनाता है, और यही बादल पुनः हमें बारिश भी कराता है। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन वाले हाईलाइटेड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर बाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। उसके बाद इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। मतलब सीधा सा आपके लिए सवाल ये है कि साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त होता है? तो बाष्पन विधि द्वारा प्राप्त होता है। बात समझ गए? समुद्र से में अधिक लवण होने के कारण जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ता है, गर्मी बढ़ने के कारण धीरे धीरे जल वाष्प में बदलता है। जल वाष्प में बदलने के बाद जो कुछ भी ठोस लवण होता है वो नीचे बैठ जाता है। इसी ठोस लवण के मिश्रण को हम क्या करते हैं? शोधन यानी कि फिल्ट्रेशन करके साधारण नमक प्राप्त करते हैं, जिसको हम NaCl कहते हैं, जो हम खाने में यूज करते हैं। तो साधारण नमक किस विधि द्वारा? बाष्पन विधि द्वारा। चलिए ये यहाँ तक पढ़े हैं ना। आप जल्दी से बताइए तो पनीर को किस विधि द्वारा प्रयोग करेंगे, बनाएंगे? जल्दी से बताइए, तब तक आगे बढ़ते हैं। ये आप नमक का जो बनाया है, गांधी जी ने भी यही प्रयोग किए थे, है ना। अब आइए
पृथक्करण के एक से अधिक विधियों का उपयोग। अब क्या कह रहा है कि हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें क्रियाकलाप को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, रेत और नमक का मिश्रण लेने बोला, इसे आप कैसे पृथक करेंगे इसके बारे में। तो कहता है कि हमने पहले भी देखा कि हस्त चयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है। यानी कि पहला तो एक ऐसे कैंसिल हो गया कि रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए हस्त चयन विधि नहीं होगा। हमने पढ़ा ना, हस्त चयन विधि पढ़ा, निस्तारण विधि पढ़ा, फिर बाष्पन विधि पढ़ा, अपसादन पढ़ा, निस्यंदन पढ़ा, फिर आपका अभी हमने पढ़ा बाष्पन विधि। तो इन सभी में कह रहा है कि रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए हस्त चयन विधि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। अब आगे समझिए, थोड़ा फास्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पर जहाँ समझने वाली होगी वो उसको हम समझाएंगे। कहता है इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक को रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। मतलब रेत और नमक के मिश्रण को हम किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? तो निस्तारण या निस्यंदन विधि द्वारा। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव में नमक व जल को पृथक करना। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी में भाप निकलते देखते हैं? भाप निकलते अगर आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए इस तरह से है। कहता है कि एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसे कि चित्र 3.13 में दर्शाया गया। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को वाष्प में बदलने दीजिए। अब समझने वाली बात क्या है? तो कह रहा है कि जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाता है। क्या कह रहा है? जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में, यानी सीधा सा ये कहना ये चाह रहा है कि कोई भी भाप जिसको हम ठंडा कर देते हैं तो वो क्या होता है? संघनित होकर, कंडेंसेशन होकर के द्रव के रूप में यानी कि जल के रूप में बन जाता है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से इसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अभी ध्यान दीजिए, अभी 1275 कितना पहुंचता अभी जो बिहार दरोगा अभी हाल फिलहाल में हुआ है, मतलब ये दिसंबर के आसपास में 1275 के सेकंड शिफ्ट में कुछ इसी तरह से संघनन, निस्तारण और भी 2 अलग अलग ऑप्शन थे। हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें इस तरह से सवाल दिया हुआ था, कुछ के बारे में पूछा हुआ था और ऑप्शन दिया गया था। तो जब तक आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता नहीं होगा तब आप उसका प्रयोग आंसर सही के रूप में नहीं कर सकते। तब देखिए संघनन की पर एक ऑप्शन था उसमें, ठीक है, हमको पूरी तरह से याद है संघनन उसमें था। तो संघनन के लिए क्या कह रहा है कि जल वाष्प में उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्प जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये सवाल ही ऐसा ही कुछ यही था। एक उदर्पातन भी ऑप्शन में था जिसमें कि उदर्पातन तो ठोस से सीधे वाष्प में बदलता वो था। सवाल कुछ ऐसा ही घूमता फिरता था। अगर किन्हीं को ये सवाल याद आता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद सवाल ही कुछ इसी तरह से यही पूछा गया था, जो भी है। लेकिन संघनन उसमें ऑप्शन था, उदर्पातन ऑप्शन था, बाष्पन था और भी एक कोई ऑप्शन था, ठीक है। तो कह रहा है कि जल वाष्प में उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जल वाष्प से सीधे द्रव अवस्था में जाएगा तो वो प्रक्रिया संघनन कहलाता है। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, बाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक किया। हमने क्या देखा कि नमक, रेत और जल को किस विधि द्वारा किया? तो निस्तारण विधि, निस्यंदन विधि, बाष्पन विधि और उसके बाद संघनन विधि। मतलब ये है कि अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दें और बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपको एक ऑप्शन मिलता है, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक वाला,
तब वहाँ पर अगर रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने की विधियों के बारे में आपसे पूछ ले तो निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन विधि का प्रयोग होगा, यानी एक से अधिक ऑप्शन का प्रयोग होगा। रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए हम हस्त चयन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। रेत और नमक के विलयन को यानी कि मिश्रण को अलग करने के लिए हम पहले निस्तारण विधि का प्रयोग करते हैं, फिर निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहाँ पर गया, वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं और वाष्पन विधि के बाद हम संघनन विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये आप याद में रखेंगे। अब आइए, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? तो कहता है अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा? मतलब चैप्टर 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जाकर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और भी ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो ये ऑप्शन ढूंढने के क्रम में हम क्या कह रहे हैं कि कोई पदार्थ यानी कि जो जल है उसका एक निश्चित मात्रा है और उस निश्चित मात्रा में आप किसी पदार्थ को ढेर सारा डालते जाइए डालते जाइए डालते जाएंगे तो क्या वो जल सबको घुला लेगा? नहीं घुलाएगा, क्योंकि जल भी जो है, जल सबसे महत्वपूर्ण विलायक के रूप में माना जाता है, लेकिन उसकी भी एक न्यूनतम मैक्सिमम एक स्ट्रेंथ होता है। ये वहीं पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर मतलब जो क्रियाकलाप है इसमें ये कह रहा है कि एक काम करना, आपको बीकर, गिलास, चम्मच, नमक, जल की आवश्यकता है। ठीक है, ये सभी लीजिए, धीरे धीरे उसमें सब कुछ डालते जाइए। एक पानी लीजिए, उस पानी में एक एक करके नमक डालते जाइए। कहता है कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद कि आप यह पाते कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब संतृप्त विलयन हम उसको कहेंगे जब किसी पदार्थ को या जल को नमक में घोलने के क्रम में वो जल जितना ही मात्रा को घुला सकता है, जितनी मात्रा को घुला सकता है वो संतृप्त कहलाता है। यानी कि जब वो पूरी उसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता तक ही वो घुला सकता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पर है और कुछ ज़्यादा नहीं है। क्रियाकलाप 10 है, क्रियाकलाप 10 में भी कुछ वैसा नहीं था, है ना। अब कह रहा है कि हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाते। यानी कि यहाँ तक आज की क्लास में जो है संतृप्त विलयन का ही चर्चा किया है कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है और विलयन में और पदार्थ ना घोल सके उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 3। कुछ शब्द था जो कि मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अपसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग और निष्पावन, ये सभी कुछ शब्द थे जिसका प्रयोग हमने आज के क्लास में किया है। और इन सभी प्रश्न जो शब्द हैं इनसे सवाल बनते हैं और इन शब्द के बारे में हमने पूरी तरह से ऊपर में समझने का प्रयास किया है। आइए इसका सारांश पढ़ते हैं, यानी कि लास्ट में जो कहानी का जो अर्थ है वो कहता है कि हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अपसादन, निस्तारण एवं निस्यंदन मिश्रणों से उनके अवयवों के पृथक करने की कुछ विधियां। अनाज से भूसा और पत्थर को हस्तचयन द्वारा अलग किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्या है? भूसा को अनाज के भारी बीज से निष्पावन विधि द्वारा अलग करेंगे। किसी मिश्रण के कणों की माप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता। मतलब किसी मिश्रण में कण का जो साइज है उसमें अगर अंतर देखा जाए तो चालन विधि द्वारा और निस्यंदन विधि द्वारा अलग करेंगे। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाता है और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। क्या है? रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाता है, निस्तारण की विधि द्वारा जल को हम अलग करेंगे। यानी रेत और जल के मिश्रण में हम जल को कैसे अलग करेंगे? निस्तारण विधि द्वारा अलग करेंगे। कुछ और भी है, कहता है
द्रव तथा उसमें अभिलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। द्रव और उसमें अभिलेय पदार्थ जो रहेगा उसको निस्यंदन से अलग करेंगे। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए वाष्पन का प्रयोग करते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। क्या कह रहा है? किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों को विभिन्न मात्राएं घोलता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। तो ये था हमारे आज की कहानी का सारांश और ये है आपके प्रश्नों का सारांश। ये है आपके योजनाएं और क्रियाकलाप। अवलोकन के लिए आप ये देखिए यहाँ पर यह चित्र आपको सिर्फ कॉमन नहीं लग रहा है, यहाँ से सवाल पूछे हुए देखिए। कह रहा है निष्पादन करने वाले गुस्ताव कोर्बेट की एक पेंटिंग मूसी डे बीएस आर्ट्स नान्ते फ्रांस के सौजन्य से। ये एक पेंटिंग है, गुस्ताव कोर्बेट की एक पेंटिंग है जो किसके बारे में बता रहा है? निष्पादन के बारे में बता रहा है। कहाँ से बनाया गया है? फ्रांस से लिया गया है। कभी कभी सवाल यहाँ से ही पूछ देता है, ठीक है। तो कि ये निष्पादन का जो चित्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो गुस्ताव कॉर्बेट की एक पेंटिंग है जो कि फ्रांस से लाया गया है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, 30 पेजों का सवाल पूरी कहानी थी। हमने 30 मिनट में समेटने का प्रयास किया है। आप खुद अगर पढ़ने के लिए बैठे होते तो मुझे लगता है कि घंटों लगा देते, लेकिन आप उस तरह से समझ भी नहीं पाते। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और अभी तक चैप्टर 1, 2, 3 हमारा कंप्लीट हो गया। आप हमें सजेशन में बताते रहेंगे, कमेंट में बताते रहेंगे, लोगों तक इसे पहुंचाते रहेंगे कि आपको ये सीरीज कैसा लगा, ताकि और भी लोग इससे सीखें, आपके सहपाठी लोग, और बाकी आप समझते ही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।